नमस्ते भाइयों और बहनों। मेरा नाम है पार्थ द्विवेदी और मैंने अभी जेई एडवांस 2020 में रैंक 35 लाई है। साथ ही साथ मैंने मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 100 परसेंटाइल भी स्कोर किया है। और आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रही इन पेपर्स के लिए। मैंने किस तरह इन पेपर्स की तैयारी करी और साथ ही साथ कोचिंग और सेल्फ स्टडी का एग्जैक्टली रोल क्या होता है इन पेपर्स की तैयारी करने में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से यार हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो पहले फिजिक्स का एक बार देख लेते हैं। फिजिक्स में मैं कहूँगा कि मतलब मैंने जो किया था वो थी एच सी वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना एक बार, क्योंकि एक तो अच्छे से लिखी गई है यार, लूसिड फॉर्म में लिखी गई है यार। आराम से अच्छे से पढ़ो, प्रॉब्लम शुरू की सिंपल है और अच्छे से प्रोग्रेस करती हैं धीरे धीरे, टफ में जैसे जाते हैं हम लोग। तो काफी अच्छा, लाइक एक स्लाइड टाइप, एक लैडर टाइप की बन जाती है। ऐसा नहीं कि तुरंत से तुम्हारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बार जब ये कर लो तब फिर तुम मूव कर सकते हो आई एरोडोव जैसी बुक्स पर, जो कि मैंने साथ में करी थी एच सी वर्मा के। मैंने एलन की डीएल शीट्स रेसेस पूरा मटेरियल साथ में सॉल्व किया था और काफी हेल्पफुल था। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर आप कोचिंग के मटेरियल को ही ढंग से कॉन्सेंट्रेट करके कर लें तब उससे ही आपकी काफी अच्छी रैंक आ रही है। अगर आपको और बेटर रैंक चाहिए तो साथ साथ आप एचसीवी भी कर सकते हैं, एरोडो भी कर सकते हैं, टाइम हो तो। अगर ज्यादा लोड हो रहा है तो आराम से, स्ट्रेस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फोकस करो काम पर, है ना, रिजल्ट की ज्यादा मत सोचो। मतलब ठीक है यार। अब यार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने यार देखा था कि काफी बार ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी सी रेंज रह गई, कभी कभी माइनस साइन नहीं लगाया, क्योंकि एक माइनस साइन हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, होता है ना। तो यार एक बार थोड़ा आराम से सवाल पढ़ लो। और एक चीज जो मैं कहूंगा, जो कि काफी हेल्प करी थी, कि एक बार सवाल को आगे बढ़ने से पहले ना मैं सवाल एक बार हल्की सी रीडिंग मार लेता था सवाल की, जस्ट देखने के लिए कि पूरा सवाल मतलब समझ में तो आया है ना सही। और एक बार लगोगे टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5-6 सेकंड की बात होती है, बस एक हल्का सा ओवरव्यू ले लो यार सवाल का। उससे थोड़ी सिली मिस्टेक्स कम हो जाती हैं इन चीजों में। मेरी स्ट्रैटेजी मतलब तो यार यही थी इस चीज में। साथ ही साथ यार मॉक टेस्ट देते रहो। मैं कहूंगा मैंने खुद दिए थे काफी सारे मॉक टेस्ट। इनफैक्ट जेई एडवांस से जस्ट पहले तक 5 दिन पहले, 10 दिन पहले हमारे मॉक टेस्ट चल ही रहे थे। इसलिए यार मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। और मॉक टेस्ट का लेवल अगर जेई एडवांस के लेवल से थोड़ा सा टफ रहे ना तो मैं कहूंगा बेटर है। क्योंकि एक बार जब मॉक टेस्ट में आदत हो गई है कि सवाल हो ही नहीं रहे हैं, तो जेई एडवांस में जब थोड़े सवाल बन जाते हैं तो नेचुरली उतना डिसहार्टनिंग नहीं लगता है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट थोड़ा सा पड़ता है और उससे फायदा होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो साथ ही साथ मैं कहूंगा कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना जेई मेंस और जेई एडवांस के, उनको अच्छे से करना। हमने खुद मतलब एक बार तो किए ही थे, साथ ही साथ एक बार रिवाइज भी पूरे किए थे अच्छे से। क्योंकि मतलब यार सवाल इस तरीके के हैं ना जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कि एक बार अगर तुम कर भी लो, सोल्यूशन पता भी हो, तभी भी जब तुम दोबारा अटेम्प्ट करते हो ना तो फाइट उतनी ही लगती है काइंड ऑफ, अगर सोल्यूशन आता भी है कि कुछ कुछ में कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, कुछ कुछ में कंसेप्ट ही ऐसा लग रहा होता है जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में। तो यार एक बार अगर दोबारा कर लोगे तो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते थे फिजिक्स में, वो तो यार एक तो था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से यार वाइड टॉपिक है, 14-15 तो चैप्टर ही है उसमें। रोटेशन के बाद से तो हालत ही खराब होने लग जाती है, हम सबकी होती थी। और यार उसके बाद से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक पूरा एक सेट ऑफ चैप्टर्स है। यार मैं कहूंगा काफी अच्छे सवाल बन जाते हैं काफी बार। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ग्रेविटेशन काफी सेम है, इसलिए मैं कहूंगा अगर उनमें से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तुमने सही से कर लिया तो ग्रेविटेशन की भी ज्यादातर सवाल हो ही जाएंगे। ग्रेविटेशन में यार बस यूजुअली माइनस लगाना होता है कभी कभी, उससे हो जाता है। और ये तो हो गया मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, है ना। बीच में फिर तेरी आती है मॉडर्न फिजिक्स। अगर रैंक चाहिए, थोड़ा सोच रहे हो कि यार रैंक थोड़ी इंप्रूव हो जाए, एज मिल जाए, जो कुछ एक दो सवाल बचे हैं वो भी कर ले, तो यार मॉडर्न फिजिक्स भी कर लो, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड है। और अगर फॉर्मूला याद कर लिए तुमने, ज्यादा इतना एप्लीकेशन नहीं रहेगा। फॉर्मूला याद कर लिए, कैलकुलेट, थोड़ी स्पीड अच्छी हो गई, तो मॉडर्न फिजिक्स के काफी सवाल तुमसे हो जाएंगे। यूजुअली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सवाल पूछ लेते हैं काफी बार। काफी बार उसके पूछ लेते हैं कैथोड रे ट्यूब के, एक्सरे के, उसका एक सवाल आया भी था, कैलकुलेटिव था थोड़ा इस बार जेई एडवांस में।
और मैं कहूँगा यार यही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मेनली। इन दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करना। बड़े टॉपिक्स हैं, मैं समझता हूँ, थोड़े मुश्किल भी हैं। मैकेनिक्स से तो शुरुआत ही होती है, और लेकिन यार कॉन्सेंट्रेट जरूर करना है यार, जरूर करेंगे। ये तो हो गया यार आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद फिर हम आते हैं कि तो यूजुअली फिजिक्स को मैं जितना टाइम देता था, अपने जो 3 घंटे का जो पेपर होता था, वो एक्चुअली ऐसा था कि मैं फिजिक्स को सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करता था। पहले केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर फिजिक्स। क्योंकि केमिस्ट्री मेरा थोड़ा सा वीक था, उसमें थोड़ा सा डर सा लगता था क्योंकि रटने वाली चीजें थी नेचुरली। मैथ्स को सर कहते थे आखिरी में मत करो, और फिजिक्स को भी सर कहते थे आखिरी में मत करो, पर कुछ तो आखिरी में आएगा यार, अब क्या ही कर सकते हैं। टाइम गिवन टू फिजिक्स, मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग वापस। यार उसमें करीब करीब केमिस्ट्री को आधे आधे घंटे से 40 मिनट में करने की पूरी कोशिश करता था। उसके बाद मैथ्स को करीब करीब 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट, और बाकी टाइम जितना बचा मेरा, करीब करीब 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट, उतना उतना टाइम मैं फिजिक्स को देता था। और कोशिश करता था कि थोड़ा सा टाइम रिवीजन के लिए भी बच जाए, कि एक बार मैं देख लूं, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको देख लूं, है ना। क्योंकि भाई उससे फायदा होता है, कभी एक दो ऑप्शन सॉल्व करने रह गए जल्दी जल्दी में, उनको एक बार टिक कर दूं, एक दो और मार्क्स बढ़ जाए, उस टाइप से। पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 20-30 मिनट बचाने के चक्कर में तुम पूरा पूरा पेपर ही रश थ्रू कर दो, है ना, कि उससे फिर आसान सवाल भी फिर गलत होने लगेंगे। तो नेचुरली ऐसा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि सेल्फ स्टडी का मेरा टाइम कितना था, तो सेल्फ स्टडी का मेरा टोटल टाइम था दिन में, क्योंकि हमारी कोचिंग की क्लासेस यूजुअली 4 से 5 घंटे के करीब होती थी, अगर टेस्ट वेस्ट और क्लासेस सब इंक्लूड कर लें। तो फिर इस सब के बाद हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए करीब करीब 6-7 घंटे निकल जाते थे, अगर थोड़े कोशिश करते थे हम लोग, तो इतना हो जाता था। कभी कभी किसी में होमवर्क ज्यादा, किसी में होमवर्क कम, तो डिस्ट्रीब्यूशन बदलता रहता था, बट ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा फिजिक्स को 1/3 के करीब ही टाइम मिलता था, 1/3 या 1/3 से थोड़ा सा कम। क्योंकि फिजिक्स मुझे काफी पसंद थी, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, और ऐसे ही ये था। साथ ही साथ क्या मैं कहूंगा, कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं यार फिजिक्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस सब के फॉर्मूले जो रहते हैं ना, मैंने एक शीट पे लिख लिए थे, तो इनको साथ साथ कभी कभी डिराइव भी कर लेता था, तो डेरिवेशन की भी स्पीड स्ट्रांग हो जाती थी, और साथ ही साथ अपना फॉर्मूले याद भी हो जाते थे। तो एक बार जब याद हो जाते हैं ना फॉर्मूले, तो बार बार मतलब डिराइव नहीं करना पड़ता इंटीग्रेशन करके। तो सांप सा बचाना, तो जो सांप सा बनाते हैं वो थोड़ा सा बच जाता है, और क्या ही मतलब सही है, टाइम थोड़ा सा बचता है, 6-7 सेकंड तो वैल्यूबल हो ही जाते हैं यार जेई में, इतना बढ़िया है। तो यार इतना तो यार था फिजिक्स में। तो हम चलते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में यार मैं कहूँगा अपना जो टाइम था सेल्फ स्टडी का, मतलब सॉरी, शुरुआत हम लोग करते हैं 3 सब्जेक्ट से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स की मैं अलग अलग बता देता हूँ यार। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने किया था कि आइलैंड का जो कोचिंग मटेरियल था, और हमारे सर ने, कपिल वाधवा सर थे हमारे, बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने नोट्स बनवाए थे, बढ़िया थे पूरे। हम लोग ज्यादातर तैयारी नोट से ही करते थे, शीट वीट बस सवालों के लिए खोली, प्रैक्टिस कर ली उसके लिए, नोट से ही हम लोग यूजुअली करते थे अपना रिविजन। कभी कभी जब नोट्स थोड़े मतलब ज्यादा डिटेल में थे, हमको थोड़ा सा शॉर्ट में चाहिए होता था, तो हम लोग शीट से जरूर ले लेते थे, काइंड ऑफ लाइक रिविजन हो गया आखिरी में, खास जेई एडवांस से पहले, तो उसके लिए हम लोग शीट्स भी यूज करते थे आइलैंड की। हम लोग कोई ज्यादा एक्स्ट्रा किताब नहीं लगाते थे उसके लिए, पर लेकिन केडब्ल्यू सर कभी कभी अपनी किताब थी उनकी, जो प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे जरूर हम लोग कभी कभी क्वेश्चंस करते थे। और ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ज्यादा हमने किया नहीं, एनसीईआरटी तो फिर है ही, वो तो नेचुरली एक बार जब सिलेबस हमारा हो गया था, तो फिर हमने एनसीईआरटी पूरी पूरी कवर टू कवर, पेज टू पेज पढ़ी थी, डाउट्स पूछ लिए थे सर से। और एक बार एनसीईआरटी हो गई तो फिर और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मेन जो किताब थी वो भी कर ली हम लोगों ने। तो ये तो था यार इनऑर्गेनिक का। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी कैलकुलेटिव थी, तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, थोड़ी सी मैथ्स और फिजिक्स साइड की तरफ ही जाती है। कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा सा याद कर लेते हैं हम लोग, और फिर अलग अलग काफी टाइप के सवाल बन जाते हैं उसके ऊपर। तो ज्यादा इतना रटने वाला नहीं होता फिजिकल केमिस्ट्री में, मेन तो आईओसी और ओसी में होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि उस तरह की थी, शीट से सवाल हम लोग पर ज्यादा फोकस करते थे। मेनली नोट्स हम लोग थोड़ा कम ही खोलते थे, क्योंकि कंसेप्ट बेसिकली याद रहते हैं,
कोई आर्टिकल कोई टॉपिक भूल गए वो जरूर देख लिया, है ना। वो ये सब तो हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने बताया नहीं कि हाँ, बुक्स कौन सी थी। तो बुक्स में एक तो हमारे नीरज सर थे एलन में, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो नीरज सर कभी कभी अपनी बुक से कुछ सवाल करा देते थे, और यूजुअली हम लोग एलन का कोचिंग मटेरियल, उनकी रेसेस, शीट्स, असाइनमेंट्स, इन सब पर ही कॉन्सेंट्रेट करते थे। और फिजिकल केमिस्ट्री में और कोई ज्यादा बुक करी नहीं हम लोगों ने, क्योंकि कोचिंग का ही लोड इतना ज्यादा होता था यार। और फिर हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हद तक आईओसी की सिमिलर थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एसआर सर, हमारे सोनल राजूरा सर थे, उन्होंने नोट्स लिखवाए थे। और नोट्स एज यूजुअल वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, आसान, मतलब काफी डिटेल में थे, तो उनसे काफी हद तक तैयारी हो जाती थी हम लोगों की। और फिर साथ ही साथ वो अपनी जो बुक थी एसआर सर की, सोनल राजूरा सर की, उससे कभी कभी सवाल करवा देते थे। तो उससे हमारी और थोड़ी प्रैक्टिस और बढ़ जाती थी अलग अलग तरह के सवालों की। तो वो भी काफी हेल्प करते थे। इस सब के बाद काफी हद तक हमारा शायद हो ही चुका है। किताबें मैंने आपको एक सेकंड रुकिए बता ही दी हैं, और तैयारी भी अपनी हो ही चुकी है। तो फाइनली मैं आपको स्टडी टाइम बता देता हूँ अपने टोटल केमिस्ट्री का, क्योंकि ऑर्गेनिक का टाइम थोड़ा थोड़ा बदलता रहता था। कभी कभी क्लासेस बंद हो जाती थी किसी की, कभी कभी क्लासेस तीनों की लग जा रही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था। बट ऑन एन एवरेज करीब 6-7 घंटे में से हम लोग केमिस्ट्री को एटलीस्ट 2 से ढाई घंटा देने की कोशिश करते थे। टेस्ट से पहले थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था, क्योंकि रटना है यार थोड़ा, है ना। खास करके यार बायोमोलिक्यूल्स और जो पॉलीमर्स वाले जो चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो काफी रटने वाले चैप्टर्स हैं। तो इनफैक्ट जस्ट जेई एडवांस से पहले भी मैंने एक बार देख ही लिए थे वाले चैप्टर्स। एक बार स्ट्रक्चर्स बना के देख लिए थे, एक बार जो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हैं वो देख लिए थे, एसेंशियल वाले याद कर लिए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब टेस्ट वेस्ट एंड ऑल वट एवर, वो एक बार यार देख लेना, शायद हेल्प करे थोड़ा। और पॉलीमर्स का यार देख लेना। पॉलीमर्स भी थोड़ा रटने वाला चैप्टर ही है यार, उसमें याद करना पड़ता है कि इन दोनों से ये को पॉलीमर, ये सिंथेटिक पॉलीमर, ये एडिशन पॉलीमर, मतलब चीजें हैं यार काफी सारी। तो उनको यार एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार मैं कहूंगा आईओसी में, एक तो हो गया यार केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो एक तरीके से बेसिस बनाता है ना। काफी सारे सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर होते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग में ही आता है। केमिकल बॉन्डिंग से एक तुम्हारा एक बेसिस बन जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द होल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद यार मैं कहूंगा सॉल्ट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट एनालिसिस में यार कलर वलर तो यार रटने ही पड़ेंगे यार, कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली यार इनफैक्ट मैंने एक स्प्रेडशीट टाइप की बनाई थी इस पर, कि कलर हम लोग एग्जैक्टली हर कंपाउंड का क्या क्या होता है, और जो पॉइंट्स मैं भूलता रहता था, जो रिएक्शन भूलता रहता था कि यार ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है उस टाइप से, तो वो थोड़े से मैं नोट भी कर लेता था। और एक बार यार कभी कभी एग्जाम से पहले हल्का सा पढ़ लिया, तो हल्के से रिफ्रेश हो गए, और काफी रहता था उतना एग्जाम के लिए। तो ये तो आईओसी में हो गए क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, केमिकल बॉन्ड। और पी ब्लॉक में यार बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी। मतलब डरा नहीं रहा हूँ यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर कर लोगे तुम, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कर लोगे, पर टेंशन मत लो। तो उस पर यार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। मैन्युफैक्चरिंग भी है और फिर रिएक्शंस भी हैं बहुत सारी। तो एक बार यार थोड़ा ढंग से एक बार देख लेना। नाइट्रोजन फैमिली एक तो 12वीं में हटा दी है इस बार, पर आईआईटी में आती है, पर कर लेना, उससे फायदा होता है। ठीक है, ये तो हो गया आईओसी का। फिजिकल केमिस्ट्री का यार मैं कहूंगा थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स से एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफी कवर हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ही बेस्ड है। जी माइनस NF E नॉट अगर लगाओगे तो बेसिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिराइव हो ही जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो यूजुअली ऐसा हुआ था हमारे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ाई गई थी, केमिस्ट्री में थोड़ी देर में, और थोड़ी सी दिक्कत दोनों में होती है जैसा पता होगा। तो मैं यूजुअली हमेशा फिजिक्स टाइप से ही सॉल्व करता था, और आखिरी में वर्क के साइन एक माइनस साइन लगा देता था, तो उससे तुम्हारी केमिस्ट्री वाली थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, दिमाग और चीजों में लगाओ, बहुत सारी रटने वाली चीज है। आसान चीजों को मतलब हो रही है तो कर लो यार, है ना। तो ये तो है तुम्हारी केमिस्ट्री वाली थर्मोडायनेमिक्स हो गई। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में और यार मोल कंसेप्ट, यूडियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स, ये तो यार ऑलमोस्ट हर ही सवाल में कुछ ना कुछ तरह से लग ही जाती है। तो इनको तो यार ऐसा कर लो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, कुछ ना कुछ आए तो तुरंत हो जाए कुछ कैलकुलेशंस। तो कुछ के तो मॉलिक्यूलर मासेस ही याद कर लो, H2SO4 का 98 है, H3PO4 का भी 98 है, इस टाइप से।
याद कर लिया, थोड़ा फायदा रहेगा और तो कुछ नहीं मतलब सही है। और मूल कंसेप्ट हो गया, ये हो गया। इक्विलिब्रियम का एक थोड़ा सा सही चैप्टर है। कभी कभी उसमें कुछ सवाल में थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं जहां पर नहीं लगाना होता है। थोड़ा सा कॉशियस रहना है इसमें कि अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं तो यार सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। कभी कभी जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है ना यार, क्योंकि लॉग लेते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, पॉइंट्स पॉइंट्स में जाता है। तो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी पॉइंट से थोड़ा थोड़ा रेंज में हो जाता है। अब क्या भरोसा, रेंज मिले ना मिले, कल हो ना हो चलो यार, तो इतना तो हो गया अपना केमिस्ट्री का। अब आते हैं मैथ्स पर, बचा है। तो यार मैथ्स तो थोड़ा सा ज्यादा है यार बाकी सब्जेक्ट से, क्योंकि इक्वल मार्क्स पर मार्क्स जो है वो फिर मैथ्स के मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड होती है। तो मैं कहूँगा यार थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस दो मैथ्स को, क्योंकि यार ऐसा होगा, ऐसा तो नेचुरली होगा कि काफी सारे लोग सेम नंबर पर होंगे, तो नेचुरली एक एक मार्क पर यार फाइट तो होगी। तो यार मैथ्स को थोड़ी सी अगर प्रेफरेंस दोगे ना आखिरी के टाइम में, कोशिश करो कि मैथ्स के सवालों पर ज्यादा जाओ, क्योंकि यार उसमें एक भी नंबर, अगर एक भी नंबर बढ़ता है तो ज्यादा मायने रखता है बाकियों से, है ना। तो यार मैथ्स में तो ऐसा है कि करीब करीब हमारे जो टाइम होता था उसमें मैथ्स को मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम देता ही था। हमारे सर भी कहते थे, क्योंकि मैथ्स में हम लोगों को करने होते थे सारे सारे असाइनमेंट्स, और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करते थे कि जो सवाल नहीं हुए उनको एक बार दोबारा अटेम्प्ट करें। अब काफी सारे सवाल नहीं होते थे, तो अटेम्प्ट करने में थोड़ा टाइम निकल जाता था, कभी कभी थोड़ा छूट जाता था, पर कोशिश करते थे मोर और लेस कि यार हो जाए सवाल, है ना, हम लोग अटेम्प्ट कर लें। तो मैथ्स के लिए मैं कहूंगा यार कि करीब करीब 2.5 घंटे तो दे ही देता था यार, कि यार कोशिश करके किसी ना किसी तरह हो जाए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले टाइम मैथ्स के लिए। तो यार हो गया, दिन में मैथ्स की क्लासेस हमेशा रेगुलर चलती ही रहती थी। और मैथ्स में हमने जो किताबें करी, वो एक तो था एलन का कोचिंग मटेरियल, उससे काफी हेल्प तो मिली। एलन की डीएलपीज, मतलब सॉरी रेसेस, जो अपने असाइनमेंट्स मिलते थे, कोई होम असाइनमेंट मिलते थे, कोई स्पेशल असाइनमेंट मिलते थे, बहुत होता था यार लोड वोड तो इस सब के बाद काफी हद तक मोरलेस कवर हो जाता था, क्योंकि सवाल अलग अलग टाइप के आते थे, काफी जगह दिए हुए होते थे, तो एक ओवरव्यू मिल जाता था कि किस तरह का आप आने वाला है यार पेपर में, है ना। काफी सारे सवाल जेई के पैटर्न पर ही बेस्ड थे, कि इस तरह के सवाल जेई में आए हुए हैं तो इसी तरह के और सवाल हम लोग प्रैक्टिस करा दें, इस तरह के थोड़े से टफ होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे मैं कह चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो रोल रहता ही है यार, वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि यार एक बार कर लो तभी भी दूसरी बार करने में दिक्कत तो आती है। और ये तो तुमने भी फील किया होगा यार, एक बार कर लेते तभी भी यार फाइट लगती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करो, फोकस करो। और साथ ही साथ एक तो एक कोचिंग का मटेरियल किया था मैंने, आखिर में मैथमेटिक्स की सर ने एक हैंडबुक दे दी थी, जिससे हम लोग अच्छे से फॉर्मूले हमने रिवाइज कर सकते थे। और फिर इस सब के बाद हमने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बुक करी नहीं थी यार मैथ्स में, ना सेंगेज करी ना ऐसा कुछ करा, क्योंकि यार कोचिंग का मटेरियल इतना सारा था, ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने एक कहानी सी याद आती है यार यहाँ पर, जब शुरू हुआ था ये सब, 11 में कोटा पहुंचा था मैं, तब मैंने जाके सर से पूछा था कि सर मतलब एनर्जी थी यार, पंप्ड अप था कि यार करेंगे यार, फोड़ के आएंगे पूरा। और मैंने जाके सर से पूछा कि सर कोई किताब बता दीजिए मैथ्स में। तो सर ने मुझसे बोला, बेटा बता तो दूंगा पर तुम नहीं पाओगे, इतना मैं बोल रहा हूँ, इतना तुम्हारा लोड आने वाला है। उस समय तो लगा था कि कहाँ यार इतना लोड कहाँ आएगा, फिर आया तो पता लग गया यार लोड थोड़ा रहता है। पर लेकिन यार फाइट करोगे, मेहनत करोगे, हो जाएगा, चाहे पूरा ना भी हो होमवर्क। वो तो मैटर नहीं करता है कि चाहे पूरा हो चाहे ना हो, मैटर करता है कि तुमने पूरी कोशिश करी कि नहीं करी। उसके बाद चाहे जो भी हो, क्या जो रिजल्ट आया यार टेंशन मत ले, है ना, रिजल्ट के बारे में मत सोच यार। एक छोटा सा गोल रख हर दिन, मैं तुम्हें बस इतना कहूंगा, यार हर दिन कोशिश ये करो कि जब तुम सोने जाओ ना, तो यार बस सेटिस्फाइड फील करो, और कुछ नहीं, कि यार आज यार जो हुआ ठीक हुआ, मैंने पूरा एफर्ट किया। होमवर्क चलो यार थोड़ा छूट गया, नहीं कर पाया, पर लेकिन यार एफर्ट भाई ने पूरा लगाया, है ना। इस पर यार फोकस कर, बस यार इस पर करोगे, खुश भी रहोगे, साथ साथ अपना टाइम भी बचाओगे, और सही रहेगी यार तुम्हारी जेई प्रिपरेशन। एक और पॉइंट यहाँ मैं जो थोड़ा सा कहूंगा कि यार मेरी थोड़ी हेल्थ आखिरी में खराब हो गई थी, तो
अब जाके लग रहा है कि यार फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सीरियसली इंपॉर्टेंट है। लगता नहीं होगा, हमको भी नहीं लगता था, किसी को नहीं लगता यार, कोई नहीं करता है। दो तीन गिने चुने लोग होते हैं जो कि निकलते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, आधे घंटे करते हैं, उनके अलावा करता है यार कोई? तो यार इसको मैं तो कहूंगा इंश्योरेंस की तरह समझो। जब यार इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भर सकते हो तुम, तो यार आधा घंटा अपने ऊपर यार बॉडी को तो भर दो, चाहे कुछ हो या ना हो यार, तभी भी फायदा करेगा यार कभी ना कभी। ट्राई करो यार, इनकलकेट कर सकते हो तो करो यार, अच्छा रहेगा। बिल्कुल, इनको ये भी कहूंगा, अगर आधे घंटे पढ़ाई कम कर दो ना और एक्सरसाइज में लगा दो तो ठीक है, कर लो यार ऐसा। अगर आधे घंटे का होमवर्क छूट रहा है, इनफैक्ट तुम सर से भी कह दो कि मोस्ट लाइकली सर मान जाएंगे। एक बार ट्राई करना है, बस सर से बात करो इनके बारे में, सर को भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। और यार दोस्तों से भी बात करना, ऐसा नहीं कि गप्पों में लगे हुए हैं, ऐसे बाहर जा रहे हैं पार्टी वार्टी कर रहे हैं पूरा दिन भर, ऐसा नहीं। कॉन्सेंट्रेट करना, पर लेकिन दोस्तों से भी थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट बना कर रखना, क्योंकि यार दोस्त रहेंगे यार लाइफ टाइम, वो तो बात है ही है, साथ है। पर लेकिन यार मेंटल हेल्थ जो रहती है ना, उससे भी थोड़ा बेटर फील होता रहता है कि बात हो रही है दोस्तों से, अच्छा लग रहा है, इंटरेक्ट हो रहे हैं, उससे फायदा होता है यार। बिल्कुल, ये एक्चुअली पॉइंट एक दोस्त ने बोला था मीटिंग में, तो मुझे लगा यार सही बात है। तो यार मैथ्स में कहूंगा यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, वो यार एक तो इंटीग्रेशन है, वो तो पता ही है ना, इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। और तुमको पता है यार थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा यार सोचना ज्यादा ही पड़ता है उसमें, यार उल्टा कैसे करें। डिफरेंशिएशन तो तभी भी हो जाता है, इंटीग्रेशन में थोड़ी सी मेहनत ही है। और यार अब देखें कैसे, मैं कहूंगा यार प्रैक्टिस से ही आती हैं यार वो चीजें। अब ऐसा दिखा तो सकता नहीं हूं मैं, पर प्रैक्टिस करते रहो यार, उससे जरूर फायदा होता है। कभी मतलब वेस्ट नहीं जाती है ऐसी प्रैक्टिस। अगर तुम्हें लग भी रहा है कि यार ये सवाल किया तो था, अब हो नहीं रहा यार दोबारा, यार दोबारा किया था, दो तीन बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, दो तीन बार सर से भी पूछ चुका हूँ, अभी भी नहीं हो रहा है, तो यार धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं होता है। हम खुद बहुत बार सर से वही सवाल बार बार पूछते रहते थे, सर हमेशा, सर फिर बताते भी रहते थे, सर भी बोर हो रहे थे। वो तो हर साल बताते हैं यार, 20-20 बच्चों को, कभी भी। ये तो हो गया यार इंटीग्रेशन का। उसके बाद मैं कहूंगा यार कॉम्प्लेक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मतलब काफी बार आ ही जाता है यार जेई में। एक हो गया यार प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी एक अच्छा चैप्टर है, जिसपे सवाल आ जाते हैं, कुछ सवाल तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, मतलब जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कभी कभी थोड़ा सा एप्लीकेशन लग जाता है उनमें। और प्रोबेबिलिटी और पीएनसी काफी हद तक लिंक्ड है, इस जगह तुम्हारा पीएनसी अगर स्ट्रांग हो गया ना 11th में, तो प्रोबेबिलिटी भी काफी हद तक स्ट्रांग हो ही जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ बाय इटसेल्फ कुछ बहुत खतरनाक नहीं है, उसमें पीएनसी ही ऐसी आ जाती है जो कि उसको खतरनाक बना देती है। और यूजुअली जो जेई रहता है केवल पीएनसी की प्रॉब्लम पूछना प्रेफर नहीं करता है, तो प्रोबेबिलिटी पूछता है, उससे दो चीजें एक साथ टेस्ट हो जाती है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है नेचुरली ऐसी। और साथ ही साथ यार कोनिक्स का, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक्स, टोटल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है, उससे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक इन जनरल काफी से आ जाता है। अब ग्राफ का भाई कुछ ना कुछ तो दें यार, कुछ ना कुछ तो भाई विजुअल भी देंगे, केवल केवल हर टेक्स्ट वाला सवाल तो देंगे भी नहीं, है ना। तो यार थोड़ा उनको ड्राइंग वाइंग बनाने का मन करता है, इसलिए शायद दे देते होंगे, वरना तो इम्पोर्टेंट तो है यार, सवाल आते हैं इससे, हल्के में मत लेना प्लीज, है ना, फायदा होता है। ये तो यार तुम्हारा कोनिक्स और स्ट्रेट लाइन और सर्कल का हो गया। और मैं कहूंगा यार कि 11th का जो पूरा पोर्शन है ना, उससे डायरेक्टली जेई सवाल नहीं पूछता है, पर पास वाला ऐसा है कि उसको अगर तुमने स्ट्रेंथन कर लिया तो 12th में बहुत आसानी आती है, क्योंकि वो बेसिक चीज है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, केवल क्वाड्रेटिक का नहीं पूछेगा जेई, पर लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी ना किसी उसमें आ जाएंगी। शायद हो सकता है शायद तुम्हारे किसी एक सवाल में कोई क्वाड्रेटिक बन रही हो, उसका कोई सोल्यूशन आ जाए, है ना, उस टाइप से। कि केवल क्वाड्रेटिक बेसिक है, वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कंबाइन करता है ना जेई, इसलिए। तो 11th वाला पोर्शन हल्के में मत लेना, चाहे उससे जेई के सवाल नहीं भी आते हैं। तुम देखोगे जेई क्वेश्चन में उसके एक सवाल, दो सवाल उस टाइप के आ रहे हैं, 5 सवाल आ रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा अरे आसान चैप्टर, मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। नहीं भाई, सीरियसली लो, उनके ऊपर बेस बन रहा होगा, है ना। और साथ ही साथ मेट्रिसेस का चैप्टर है, वो तो यार 2019 में तो 6-7 क्वेश्चन मेट्रिसेस से ही पूछ दिए थे डायरेक्ट, इसलिए पता नहीं यार जेई क्या कर दे, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है। अब इन जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, पर करना हर ही टॉपिक को, छोड़ मत देना कोई भी, है ना, ठीक है, कोई हल्के में मत लेना। पर लेकिन मैंने इन जनरल तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं यार। ये तो यार ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एक जनरल, जो कभी कभी गलतियां हो जाती है जो एस्पिरेंट से, जो कि यार मैंने भी खुद भी किया काफी पेपर्स में। तो यार काफी बार ऐसा होता है कि
पेपर जो होता है ना कठिन आ जाता है नेचुरली। तो पहले के 3-4 सवाल पढ़ते हैं तो अचानक से भाई दिमाग ही पूरा मतलब ऐसे हक्का बक्का सा रह जाता है, समझ में ही नहीं आता कि यार ये तो सवाल ही नहीं हो रहा है यार, जेई का पेपर है, चार मतलब ऐसे यार 15-20 मिनट निकल गए, एक सवाल नहीं हुआ, एक ऑप्शन नहीं आया, अब क्या ही होगा यार, अब कहाँ से सिलेक्शन। तो यार ऐसे यार ऐसा नहीं लो यार, आराम से थोड़ा सा काम डाउन करो। हर मिनट के अगर तुम इतना पकड़ के चलोगे कि यार इतना वो नहीं करना है तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। 1 मिनट लो, काम डाउन हो जाओ, वो 1 मिनट रिटर्न्स देगा तुमको फ्यूचर में, काम आएगा, है ना। अगर तुम स्ट्रेस होकर काम करोगे 1 मिनट बचाने के चक्कर में तो हो सकता है तुम पूरा पूरा पेपर ही बर्बाद कर दो। 1 मिनट थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, काम डाउन हो जाओ, जाना है तो थोड़ा सा वॉशरूम जाओ और फिर सोचो यार 15 मिनट तो निकल ही चुके हैं, अब तो उनके बारे में तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब तो भाई यार जो यहाँ पर है ना, यहाँ पूरा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अरे क्या जा रहा है, 15 मिनट तो अब निकल चुके हैं ना यार, आप थोड़ी कुछ कर सकते हैं, है ना, ऐसा सोचो। और हर मोमेंट पर ऐसा ही सोचो, यार अब 20 मिनट निकल चुके हैं, अब 25 मिनट निकल चुके हैं, 30 मिनट निकल चुके हैं। इससे ना यार पास की टेंशन ही नहीं होती है। यार अब तो हो चुका है ना यार, अब तो लगा ही चुके हैं सवाल, अब क्या ही करते हैं बस। तो यार उसके बाद से सोचा कि यार अब ये वाला जो सवाल है ना जो अभी मैं कर रहा हूँ, उसको तो भाई ऐसे करूंगा कि भाई बस ये सही ही होकर रहेगा, +4 मिलेंगे इसमें, कोई काट नहीं सकता है इसमें। ठीक है भाई, इस माइंडसेट के साथ जाओगे तो मेरे हिसाब से पेपर बेटर होगा तुम्हारा, है ना। तो यार ये तो यार तुम्हारी ये स्टार्ट हो गई जो कि मैंने मतलब जो कि मैं ट्राई करता था अप्लाई करने की। 1-2 बार ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, शायद पहली बार में नहीं आए पर धीरे हो जाए, है ना। ये तो यार तुम्हारा ये है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कि काफी बार जो रहता है लोग कहते हैं सिली मिस्टेक्स हो गई यार हमसे, कि सिली मिस्टेक्स या ध्यान से नहीं पढ़ा, या भैया एक ऑप्शन गलत लगा दिया। तो ये काफी बार होता है यार स्ट्रेस की वजह से। तो इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बेसिकली साइकोलॉजिकल इशू है, चीजें करता अपने आप से ही। इनका एक छोटी सी डायरी रख लेता था मैं कि ये चीजें हैं, ये गलतियां मुझसे काफी बार होती है, थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाता हूँ मैं जो कि चीजें याद रखने वाली होती है। जैसे कि सोप फिल्म जो होती है उसमें 2 लेयर्स होती है, इसलिए प्रेशर जो रहता है 4T/R हो जाता है इंस्टेड ऑफ 2T/R, अगर अभी फ्लूइड पढ़ दिया हो तुमने तो। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे वॉन्टॉप फैक्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री में एक, उसको कभी कभी लेना भूल जाते हैं, NaCl है तो उसके 2 आएंगे, है ना। ये भी एक फैक्टर होता है अगर तुमने पढ़ा है वो वाला तो, है ना। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कभी कभी ऐसे दिमाग से निकल जाती हैं और फिर वो पेपर के बाद आकर कहते हैं अरे यार 2 का फैक्टर, 4 का फैक्टर, उस टाइप से। तो उनको याद रखने की मैं कोशिश करता हूँ, उससे थोड़ा सा हेल्प मिलती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यार एक बार एक एंड रिविजन तो हो गया एटलीस्ट, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। साथ ही साथ मैं कोशिश करता था कि जिस यूनिफॉर्म में मैं आइलैंड के टेस्ट देने जाता था, उसी एग्जैक्ट यूनिफॉर्म में हर टेस्ट देने जाता था। KVPY का भी उसी यूनिफॉर्म में देने गया, और फिर जेई मेंस का भी उसी यूनिफॉर्म में देने गया, जेई एडवांस का भी उसी यूनिफॉर्म में देने गया। तो इससे एक काइंड ऑफ कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन की कि यार ये जेई एडवांस का पेपर है ही नहीं, ये जेई एडवांस का पेपर नहीं है, इसको मुझे आइलैंड के टेस्ट की तरह ही देखना है। जो कि जैसे आइलैंड के टेस्ट में मैं हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता था, इसमें भी मुझे बस अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है। रैंक के बारे में नहीं सोचना है, रैंक क्या आएगी, ये आएगा वो आएगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसे कंडीशनिंग अगर हो जाए साइकोलॉजिकली तो हेल्प करता है यार, है ना। तो मैं ये थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करता था जो कि काफी लोग नहीं करते थे। देखो अगर शायद तुम्हें लगे कि इट्स वर्थ फॉलोइंग, है ना। तो ये बात हो गई। और यूजुअली जो, हाँ सॉरी, मैं सिली मिस्टेक्स की बात कर रहा था। तो सिली मिस्टेक के लिए तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए जो कि साइकोलॉजिकल हो गए। एक तो हो गया कि अब हम पेपर में क्या करें, पेपर में तभी भी हो जाती है। तो जैसा मैंने वो बताया था अभी कि हर सवाल को बस बेस्ट करने की कोशिश करो, उससे हो सकता है तुम्हारी थोड़ी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो, क्योंकि तुम प्रीवियस सवालों के बारे में नहीं सोच रहे होगे उस समय, तुम उसी सवाल पर कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तो नेचुरली थोड़ा सा यार माइंड उस पर ही तुम्हारा रहेगा, है ना। और साथ ही साथ एक जो मैंने अभी शायद तुमको बताया था कि एक बार सवाल पर आगे बढ़ने से पहले एक बार सवाल का ओवरव्यू ले लो यार, उससे फायदा मिलेगा। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग सवाल ही पूरा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि यार वो कुछ ऐसे घूम रहा है, अबाउट सेंटर घूम रहा है, पता लगता है बाद में कि अरे नहीं अबाउट सेंटर नहीं, अबाउट एज घूम रहा था। उस टाइप से होती हैं ऐसी चीजें, पूरा ही गलत समझ गए सवाल, तो उससे बाद में हो जाता है, फिर तुम अचानक से कोर्स करेक्ट भी कर सकते हो। तो या तो उसको मतलब स्किप कर दो अगर ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हो, बाकी पेपर अटेम्प्ट कर लो, या फिर टाइम अगर थोड़ा सा है तो दोबारा फ्रॉम स्क्रैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और काफी बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स जो रहते हैं उनको जो नोटपैड मिलता है उसमें लोग कहीं पर भी स्क्रिबल करना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो तुम सवाल पहले ही सॉल्व कर चुके हो, और कभी तुमने समझ लो तुमने कोई सवाल आधा सॉल्व कर लिया
और उसके बाद फिर तुम्हें लगा कि यार अब टाइम जा रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर तुमको आधा जो तुमने सॉल्व किया वो तुम्हें बाद में अगर मिल नहीं पाए तो आधे सॉल्व करने का क्या फायदा यार, है ना। तो उसको अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो, तुम एग्जाम स्टार्ट होने से पहले स्क्रिबल पैड पर एक लाइन बना लो, एक शायद थोड़ा सा एक वो डाल दो फिजिक्स का, या ये फिजिक्स यहाँ पर करेंगे, एक छोटा सा वो डाल दो कि यार यहाँ पर केमिस्ट्री करेंगे। और स्क्रिबल पैड तो लंबा होता है, काफी बड़ा होता है, मैं तो यूज कर ही नहीं सकते यार, 30-35 पेज का होता है, अच्छा मोटा होता है स्क्रिबल पैड तुम्हारा। तो आराम से काफी पेज छोड़ दो, मतलब फिजिक्स का ये है यार आराम से करो, केमिस्ट्री का ये है आराम से करो, तो ये बात करते रहोगे ना सवाल को ऑर्डर वाइज, ये 1 2 3 4, चाहे नंबर ना भी डालो, तभी भी तुम्हें जनरल आइडिया लग जाएगा कि यार हाँ यार पेज पलट के कि यहाँ पर किया था मैंने ये वाला सवाल, आधा किया था, थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, अब बाकी का आधा कर सकते हैं हम लोग, इस टाइप का। तो ये बात हो गई यार हमारी एक, ये तुम अप्लाई कर सकते हो, जो कि तुम अगर सही लगे तो, अगर कर सको तो। ये थोड़ी मतलब यार प्रैक्टिस की बात है ये, अगर एंड में हो तो मैं कहूँगा स्ट्रैटेजी से ज्यादा चेंज मत करो यार अभी, क्योंकि यार एंड का समय है, कोई चेंज करो, और काफी बार ये जो स्ट्रैटेजीज रहती हैं इनको रिजल्ट दिखाने में थोड़ा सा समय लगता है, शॉर्ट टर्म में शायद तुमको थोड़ा सा नीचे ले आए ये स्ट्रैटेजीज, क्योंकि यू आर समथिंग न्यू ना, तो नेचुरली हो सकता है थोड़ा सा नीचे हो जाए, पर बाद में कंसिस्टेंटली करोगे, सही करोगे तो ऊपर जाएगी परफॉर्मेंस, है ना। जैसे ऐसा कहता है ना, गलत टेक्निक में यहाँ तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा सही टेक्निक पर आए तो थोड़ा सा नीचे हो जाए, पर सही टेक्निक से ऊपर और जा सकता है यार, है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है उस टाइप से अगर, तो है ना यार, तो ट्राई करो, अगर कर सको तो बढ़िया है, अगर नहीं भी कर सको तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी चल रही है उसको पूरे मन से फॉलो। और यार फाइनली मैं कहूंगा कि सवालों को एक काम की तरह मत देखो, यार ये काम है, ये करना है, ये असाइनमेंट करना है, इसमें यार मजा की तरह लो यार सवालों को, यार मजा आ रहा है करने में, एक बार सवाल को ढंग से देखो तो एनालाइज तो करो कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। काफी बार ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेट के की कोई अलजेब्रा का सवाल होता है, उसमें किसी तरह कोऑर्डिनेट लग रही होती है, पता चलता है कि जो एक्सप्रेशन लिखा है इट इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2D कोऑर्डिनेट प्लेन। तो उससे यार काफी लगता है कि अरे यार अलजेब्रा का सवाल डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से हो रहा है इतनी आसानी से, और अलजेब्रा से करने बैठे तो पता नहीं यार क्या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, जीरो सेट कर रहे हैं, फिर डाल रहे हैं वैल्यू, तो उससे काफी आसानी से हो जाता है। तो ऐसे अगर तुम देखोगे तो मैथ्स, मैं मैथ्स के बता रहा हूँ, सारी सब्जेक्ट्स काफी एलिगेंट होते हैं, है ना। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग जो अपना कान पकड़ रहे होते हैं वो ऐसे करके पूरा पकड़ रहे होते हैं, और जब सवाल बताता है कि भाई यार ऐसे भी पकड़ सकते हो, हमको लगता है अरे भाई ये तो बताया ही नहीं यार किसी ने। तो काफी बार ऐसा लगता है ऐसे तरह के अगर सोचोगे सवालों को तो शायद हो सकता है थोड़ा मजा भी आने लगे पढ़ाई में, क्योंकि केवल यार सफर करके अगर 2 साल निकाल लो ना IIT JEE, यार मुझे नहीं लगता इट्स वर्थ इट यार, मजे लेकर निकालो, एंजॉय द जर्नी। तो अब यार बात भी पड़ती है कि 12th में बोर्ड्स भी हैं, JEE भी होता है, मेंस एडवांस दोनों, तो यार 3-3 बड़े बड़े एग्जाम, और वो भी एक ही साथ पड़ जाते हैं सारे के सारे, मार्च अप्रैल मई, तो 3-3 महीने 3 बड़े बड़े एग्जाम जिनके लिए 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो यार थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ये वाला जो जब टाइम आता है। तो अब पॉइंट ये रहता है कि यार कितना टाइम दे किसको, यार बोर्ड्स को कितना टाइम दे, मेंस को कितना टाइम दे, एडवांस को कितना टाइम दे, एटसेट्रा। तो यार बोर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब यार बोर्ड्स में ऐसा था कि अब वो डिपेंड करता है तुमको कितने परसेंटेज चाहिए, कि यार मिनिमम तो 75% है। अब 75% अगर चाहिए कि यार जस्ट पास हो जाए, मेन एडवांस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब यार नेचुरली थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको चाहिए कि यार बिल्कुल नहीं यार बोर्ड में भी बिल्कुल टॉप पर होना है, 98-99% टाइप के चाहिए मुझको, तब यार पढ़ना पड़ेगा। अब नेचुरली बिना पढ़े तो आएंगे नहीं, प्रैक्टिस पेपर्स लगानी पड़ेंगी। तो डिपेंडिंग यार तुम्हारा जैसा है कि अगर कम चाहिए ज़्यादा चाहिए या उस टाइप से, और जितना तुम एफोर्ड कर सकते हो, तो मैं कहूँगा एक तो बोर्ड की क्लासेस रेगुलरली जाओ। काफ़ी बार लगेगा कि यार क्या फ़ायदा है, नहीं हो रहा है, रेगुलरली जाओ और डाउट्स पूछो यार क्लासेस में, और ये केवल बोर्ड की क्लासेस में ही, JEE की क्लासेस में भी डाउट्स पूछो। इनफैक्ट यार एक कहानी मैं बोलना चाह रहा हूँ अभी, शायद थोड़ा ऑफ टेंजेंट पे निकल जाऊँ, पर यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ था कि क्लास में ऐसे हम सब लोग बैठे हुए थे, EMI AC चल रहा था। तो EMI AC में सर हमसे पूछ रहे थे कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है, पहली बार पढ़ रहे थे। अब पॉइंट ये है कि मुझको नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने सर से एक बार पूछा कि सर एक बार दोबारा बताइए, मुझको फिर समझ में आया। मैंने सर से बोला कि सर दोबारा बता दीजिए सर, मुझे तभी भी नहीं समझ में आया। मैंने सर से तीसरी बार मैंने पूछ लिया, 3 बार मैंने सर से एग्जैक्ट सेम चीज पूछी,
मतलब यार जब तक डाउट्स नहीं क्लियर हो जाए, मैंने क्लास को नहीं आगे बढ़ने दिया। यार नहीं यार, ये बात है कि तुमको समझ में आ गया यार, बढ़िया है, मुझको नहीं आ रहा है, मुझको मुझको समझने दो यार यहाँ पर। ऐसा ऐसा एटीट्यूड ले आओ यार अपने में कि यार ठीक है यार, सर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सर कहेंगे कि मना कर देंगे कि यार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है क्या ही कर सकते हैं। सर बोलेंगे कि यार निकल जाओ क्लास से, वो करोगे, ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते हैं उसमें। अब यार सर ऐसा करेंगे तो अब क्या ही है यार, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन तो आजकल बहुत सारी चीजें आ रही हैं। चलो, अब अगर यार या तो सर फिर बता भी देंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। करेज लाओ यार अपने में, करेज लाओगे सब हो जाएगा। डिटर्मिनेशन लाओ कि यार ठीक है पूछेंगे, अपना नहीं कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं यार अपना क्लियर करके ही जाएंगे घर। अब बोर्ड के एग्जाम्स पे हम लोग वापस आते हैं, तो या बोर्ड के एग्जाम्स में मैं कहूंगा कि एटलीस्ट यार एक महीना पहले से मतलब तैयारी करना थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो यार। एटलीस्ट कम से कम इतना तो तुमको चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा और पहले से कर सकते हो बेटर है, पर लेकिन एक महीना मस्ट है, उससे करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें 75-80 भी चाहिए तभी भी भाई एक महीना तो मस्ट है ही, है ना। उससे पहले से कर सकते हो तो बढ़िया है। थोड़े से यार मॉक टेस्ट भी देने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, उसको एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि यार कैसे लिखना है, सैंपल आंसर्स देख लो। और खासकर क्योंकि मतलब मैं खुद आईसीएसई था, तो मुझे से लंबे आंसर लिखने की आदत थी। हमारे यहाँ था कि यार जब तक 6-7 लाइन नहीं लिखोगे तब तक एक मार्क भी नहीं देंगे वहां पर। तो पता चला सीबीएसई में ऐसा नहीं है, टू द पॉइंट लिखना होता है। तो ये बात यार की एटलीस्ट अच्छी लगी मुझको काफी। तो यार ये देख लेना, कभी कभी बोर्ड में थोड़ा सा स्विच हो जाता है, और सीबीएसई के पढ़ने वाले हो तो तभी भी यार थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है नोट्स पर, ये तो इस बात पर हो गया। और ये बोर्ड एग्जाम्स का हो गया। यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज और फिजिकल एजुकेशन में ही प्रॉब्लम आती है। फिजिकल एजुकेशन यार रट लेना थोड़ा सा, वैसे तो लोग कहते हैं कि 2-3 दिन में हो जाता है, पर तभी भी जस्ट फॉर सेफ्टी, एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए, कभी कभी नहीं भी होता है, सेफ्टी नेट बनाने के लिए थोड़ा सा पहले से पढ़ना शुरू कर देना यार। माना कि बोर्ड्स हैं पर तभी भी थोड़ा ले लो यार, लगे रहेंगे सीवी में छपेंगे। चलो तो यार एक तो ये हो गया। ऊपर से काफी बार लोग पूछते हैं कि यार शेड्यूल क्या होता है, या कितने कैसा एग्जैक्टली रहता था कि यार स्कूल का ये रहे। तो कोटा में एक्चुअली अलग अलग बैचेस चलते हैं, कुछ बैचेस की क्लासेस सुबह होती है, कुछ की शाम में होती है। हमारी सुबह होती थी, तो काफी मतलब एक तो ये बात सही थी कि सुबह होती थी, कि सुबह क्लासेस हो जाए फिर बाद में अपना सेल्फ स्टडी करते थे, इसलिए मुझको लगता था एटलीस्ट। पर लेकिन पॉइंट एक्चुअली ऐसा था कि शेड्यूल हमारा उतना फिक्स हो नहीं पाता था, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट शेड्यूल हम लोग फॉलो करते नहीं थे, थोड़ा सा रैंडम टाइप का ही रहता था। क्योंकि बेसिकली होमवर्क भी थोड़ा रैंडम टाइप का ही रहता था, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, कभी इतना ज्यादा हो गया कि रात भर ही जगना पड़ गया, उसके बाद फिर दिन में नींद आ रही है, फिर दिन में गलती से सो गए, तो फिर थोड़ा सा स्लीप शेड्यूल 2-3 दिन तक गड़बड़ रहा, फिर फाइनली ऑन ट्रैक ले आए। तो यार मैं कहूंगा यार ये तो थोड़ी सी बुरी आदत थी मेरी, फ्रैंकली एक्सेप्ट करता हूँ यार मैं ये बात। इसको फॉलो मत करना, कोशिश करना कि तुम लोगों का एक रूटीन थोड़ा सा बन पाए, चाहे टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट ना भी बनाओ कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा यार एडिट करना पड़ता है उसको। पर लेकिन एक इन जनरल हो कि यार इतने बजे सोते हैं, 7-8 घंटे की नींद हो तो सही रहता है यार, क्योंकि 3-4 घंटे की नींद पर शायद एक दिन काम कर लो, यूजुअली हर दिन पाओगे। और हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, दिक्कत होती है। साथ ही साथ काफी बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि यार कोटा में भैया माहौल कैसा रहता है, क्योंकि काफी बहुत ही पोलराइज्ड व्यूज मिलते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं भाई बहुत ही बढ़िया है कि पढ़ने के लिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई एक बार जाओगे तो वहां पर सब लोग ये करते रहते हैं वो करते रहते हैं, साइबर कैफे में बैठते हैं जाते रहते हैं। तो एग्जैक्टली यार क्या है पॉइंट, ये है यार डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होते हैं, कहीं पर भी मिल जाएंगे तुमको, कहीं पर भी तुम्हारा वो हो जाएगा। जिन लोगों को पढ़ना होता है ना वो पढ़ ही लेते हैं, कहीं पर भी हो, है ना, चाहे कोटा में हो चाहे ना भी हो। कोटा शायद थोड़ा सा माहौल तुमको दे देगा तभी भी, पर लेकिन जिनको पढ़ना होता है ना यार वो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, मेरा तो भाई ये सही में मानना है। और कहीं पर भी डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ, चाहे अगर कोटा नहीं हो तो शायद तुम्हारी रैंक थोड़ी बेटर हो जाए, पर लेकिन वहां से भी यार कैलिबर है, कर लोगे यार तुम, मुझे पूरा यकीन है यार इस बात पर। और साथ ही साथ यार मैं कहूंगा असली बात पर आते हैं कि एग्जैक्टली क्या है कोटा का माहौल। तो पॉइंट ये है यार, गलत नहीं कहते हैं वो लोग, ऐसी चीजें हैं कोटा में, साइबर कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। पर लेकिन मुझे लगता है तुमको अपने माइंड को एक बार शील्ड करना पड़ता है। यू हैव टू बी काइंड ऑफ विलफुली इग्नोरेंट, अगर मैं थोड़ा कहूँ तो, मतलब जानबूझ के नजरअंदाज करना पड़ता है, ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे तुमको पता ही नहीं है इनके बारे में, क्योंकि पता सबको होता है ना। जैसे कि पता है तो यार एक
ताला चाबी बांध के यार दिमाग की बंद कर दो यार, बस उसको सोचो ही मत उसके बारे में, है ही नहीं तुम्हारे लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है यार तेरे लिए। इस सब के बाद यार एक तो ये सब हो गया, कोटा की लाइफस्टाइल हो गई अपनी, शेड्यूल हो गया, एग्जाम्स हो गया। अब यार मैं थोड़ा सा अपने, तुम शायद थोड़ा सा क्यूरियस हो इसके बारे में, मतलब जानने के लिए कि मैं आगे क्या करूंगा, शायद नहीं भी हो तभी सुन लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, क्योंकि यार दुनिया वही ले रही है। आइडिया तो नहीं है यार अभी तक इंजीनियरिंग का, मुझको मुझको क्या यार अभी तक किसी को नहीं है, पर लेकिन काइंड ऑफ एक ट्रेंड सा चल रहा है, इसलिए हम भी ट्रेंड के साथ ही जा रहे हैं। अब यार फ्रैंकली तो सच तो अब यही है यार, क्या ही बोलूँ मैं, अगर ये बोलूँ कि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है वो तो झूठ होगा। पर ये तो यार ये बात है। अब आगे एग्जैक्टली क्या करना चाहूँ, फ्रैंकली इंटरेस्ट इतने मुझे अभी खुले नहीं है। नई नई चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, अभी मैं थोड़ा सा किताबें पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग की कोशिश कर रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही देख रहा हूँ चीज़ें कंप्यूटर साइंस पे एग्जैक्टली पढ़ाते क्या क्या है। अभी आईआईटी बॉम्बे की साइट पर कुछ अपलोड भी हुआ था कोर्सेज या ऐसा कुछ, तो वो भी देख रहा था मैं। तुम लोग मत देखो अभी, इंस्पिरेशन के लिए देख रहे हैं तो तभी देख लो, अभी आईआईटी पर कंसंट्रेट करो। ऐसा नहीं कि अभी जाके घंटा देख रहे हैं आईआईटी की बॉम्बे की साइट पर, फायदा क्या हुआ है तो फिर मोटिवेशनल इंटरव्यू देखने का, है ना। चल तो ठीक है, ये सब तो यार पूरा हो ही गया जेईई एडवांस की स्ट्रैटेजी। बेस्ट ऑफ लक। और यार कहता यार फोड़ के डालना यार, फोड़ डालना जेईई एडवांस का पेपर, इतना टफ नहीं होता है। देखो कोई भी एग्जाम होता है, थोड़े उसमें इजी सवाल डालते हैं यार, वो इजी सवाल को कर लो, मीडियम तरह के सवाल को भी आधा कर लो, सिली मिस्टेक्स को थोड़ी कम कर लो, सिलेक्शन गारंटीड है यार। बस ऐसा सोचो, अगर सारे टफ डाल दोगे तब यार किसी से भी कोई भी सवाल नहीं हो रहा है, जो जिन लोगों से कुछ एक एक सवाल हो रहा है वो नेगेटिव मार्किंग करके आ जा रहे हैं, तो कहाँ से पता लगा, सबके 0 0 0, कुछ के माइनस में जा रहा है ना। तो यार कहाँ से पता लगा, और लोग ला तो रहे हैं ना, और लोग ला भी रहे हैं यार, उसके 352 आए चिराग के, तो यार नेचुरली यार कर तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं।